नागरिकता यानी सिटीजनशिप, ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम स्कूल से सुनते आ रहे हैं, अपने पासपोर्ट पर देखते हैं, पर शायद ही कभी रुक कर सोचते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। आज हमारे पास जो स्रोत है वो इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं, खास तौर पर भारत के संदर्भ में। हम जानेंगे कि भारत का नागरिक होने का क्या मतलब है, ये हक कैसे मिलता है और कैसे छिन सकता है, और इसके साथ कौन सी ताकत और जिम्मेदारियां जुड़ी हैं। तो चलिए इस पहचान की परतें खोलते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक कानूनी टैग नहीं है। नागरिकता वो धागा है जो एक व्यक्ति को देश से जोड़ता है। ये तय करता है कि आप देश के घर में एक मेहमान हैं या परिवार के सदस्य। हमारे स्रोत इस चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी फर्क से करते हैं। एक नागरिक यानी सिटीजन और एक विदेशी एलियन में क्या अंतर है, यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। अच्छा, तो किसी भी देश में मोटे तौर पर दो ही तरह के लोग होते हैं, उसके अपने नागरिक और विदेशी। नागरिकों को तो सारे हक मिलते हैं, वो देश के सियासी और सामाजिक जीवन का पूरा हिस्सा होते हैं, लेकिन विदेशियों के साथ ऐसा नहीं होता। हाँ, और विदेशियों में भी देखिए दो श्रेणियां हैं। एक होते हैं मित्र विदेशी, यानी उन देशों के नागरिक जिनसे भारत के रिश्ते सामान्य हैं, और दूसरे होते हैं शत्रु विदेशी। शत्रु विदेशी? जी, यानी उस देश के नागरिक जिसके साथ भारत का युद्ध चल रहा हो। अरे वाह! मतलब युद्ध के समय आपके दोस्त और दुश्मन देश के नागरिक के साथ कानून भी अलग-अलग बर्ताव करता है। ये मैंने कभी सोचा नहीं था। बिल्कुल। और ये फर्क बहुत बड़ा हो सकता है। जैसे गिरफ्तारी या नजरबंदी से जुड़ी जो कानूनी सुरक्षा एक आम इंसान को मिलती है, वो शत्रु विदेशी को नहीं दी जाती, अनुच्छेद 22 के तहत। तो ये दिखाता है कि नागरिकता का न होना और उसमें भी शत्रु विदेशी होना आपके अधिकारों को कितना सीमित कर सकता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो कौन से खास हक है जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है। मतलब वो कौन सी लक्ष्मण रेखा है जो एक नागरिक को विदेशी से अलग करती है। ये नागरिकता की सबसे बड़ी ताकत है। कुछ अधिकार ऐसे हैं जो लोकतंत्र की नींव हैं और वो सिर्फ नागरिकों को दिए गए हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी हक है भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा, अनुच्छेद 15। यानी धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। हाँ, सरकार अपने नागरिकों के बीच इन आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकती। ये सुरक्षा विदेशों को इस रूप में नहीं मिलती। और सरकारी नौकरियों में भी तो ऐसा ही कुछ है कि सबको बराबर का मौका मिलेगा। जी, अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता भी एक नागरिक का ही अधिकार है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। वो सारी आजादियां जिन्हें हम लोकतंत्र की रीढ़ मानते हैं, जैसे अपनी बात कहने की आजादी, होने की, संगठन बनाने की या देश में कहीं भी आने जाने और बसने की आजादी, ये सब भी सिर्फ नागरिकों को ही मिलती हैं। एक मिनट, अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने का अधिकार भी क्या सिर्फ नागरिकों तक ही सीमित है? ये तो बहुत बुनियादी मानवाधिकार जैसा लगता है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, भारत में हर किसी को अपनी संस्कृति का पालन करने की आज़ादी है, लेकिन जब बात आती है अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बचाने के लिए शिक्षण संस्थान खोलने और उसे चलाने की, तो ये विशेष अधिकार संविधान ने नागरिकों, खासकर अल्पसंख्यकों को दिया है। ये एक गहरा वादा है जो देश अपने नागरिकों से करता है। समझ गई। और जब राजनीतिक अधिकारों की बात आती है, तब तो ये फर्क और भी साफ हो जाता होगा। तब तो जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। देश की सरकार कौन चलाएगा, ये तय करने का हक यानी वोट देने का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिक के पास है। और सिर्फ वोट देना ही नहीं, बल्कि खुद चुनाव लड़कर सांसद या विधायक बनने का हक भी उन्हीं का है। इसका मतलब देश के जो सबसे ऊंचे पद हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज, राज्यों के गवर्नर, इन पर भी सिर्फ भारतीय नागरिक ही बैठ सकता है। बिल्कुल। तो संक्षेप में, नागरिकता वो चाबी है जो आपको देश के राजनीतिक ढांचे में पूरी तरह से शामिल होने का दरवाजा खोलती है। इसके बिना आप देश में रह तो सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन देश को चलाने में आपकी कोई सीधी भूमिका नहीं हो सकती। यहाँ हमारे स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प भारतीय मॉडल की तरफ इशारा करते हैं, एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप। कई लोगों को शायद ये ना पता हो कि अमेरिका या स्विट्जरलैंड जैसे देशों में लोगों के पास दोहरी नागरिकता होती है, एक तो देश की और दूसरी अपने राज्य की। जैसे कोई टेक्सास का भी नागरिक है और अमेरिका का भी। भारत में ऐसा क्यों नहीं है? यह हमारे संविधान निर्माताओं का एक बहुत सोचा समझा और दूरदर्शी फैसला था। उन्होंने उस वक्त महसूस किया कि भारत, जो इतनी विविधताओं, भाषाओं और संस्कृतियों से बना है, उसे जोड़ने के लिए एक मजबूत राष्ट्रीय पहचान की जरूरत है।
दोहरी नागरिकता कहीं न कहीं क्षेत्रीय पहचान को राष्ट्रीय पहचान से ज्यादा मजबूत कर सकती थी, जिससे अलगाव की भावना पैदा हो सकती थी। तो एक भारत, एक नागरिकता का मकसद देश को एक सूत्र में पिरोना था। इसका मतलब ये हुआ कि मैं चाहे तमिलनाडु में पैदा हुई हूं या पंजाब में, मुझे पूरे भारत में एक जैसे अधिकार मिलेंगे। कोई राज्य मुझसे ये कहकर भेदभाव नहीं कर सकता कि तुम हमारे राज्य की नहीं हो। आपने बिल्कुल सही समझा। कानून की नज़र में आप सिर्फ एक भारतीय हैं। इसी वजह से आप किसी भी राज्य में जाकर बस सकते हैं, काम कर सकते हैं या ज़मीन खरीद सकते हैं। हाँ, कुछ विशेष जनजातीय क्षेत्रों या संवेदनशील इलाकों को छोड़कर ये एकल नागरिकता ही है जो हमें सही मायनों में एक राष्ट्र बनाती है। चलिए अब जरा इस प्रक्रिया की कहानी को समझते हैं। 1947 में देश आज़ाद हुआ, बंटवारा हुआ, लाखों लोग इधर से उधर हुए। जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, तो सबसे बड़ा सवाल ये रहा होगा कि इस नए देश का नागरिक आखिर कौन होगा। ये कैसे तय किया गया? ये उस वक्त का सबसे बड़ा और सबसे जटिल सवाल था। संविधान के भाग 2 में, मतलब अनुच्छेद 5 से 11 तक, इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश की गई। लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है, संविधान ने नागरिकता पर कोई हमेशा के लिए बना बनाया कानून नहीं दिया। उसने बस उस एक दिन यानी 26 जनवरी 1950 के लिए ये साफ किया कि कौन कौन भारत का नागरिक है। बाकी भविष्य के लिए कानून बनाने का काम संसद पर छोड़ दिया गया। तो ये एक तरह से एक शुरुआती लाइन खींचने जैसा था। बिल्कुल। उस वक्त 4 तरह के लोगों को नागरिकता दी गई। पहली श्रेणी सबसे सीधी थी, वो लोग जो भारत में ही रह रहे थे, यानी जिनका मूल निवास भारत में था। अगर ऐसे किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो, या फिर वो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में रह रहा हो, तो उसे नागरिक मान लिया गया। और दूसरी श्रेणी, वो उन लोगों के लिए थी जो बंटवारे के दर्द को झेलकर पाकिस्तान से भारत आए थे। हाँ, उनके लिए भी प्रावधान था। अनुच्छेद 6 के तहत अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया था और उसके माता पिता या दादा दादी में से कोई अविभाजित भारत में पैदा हुआ था, तो वो भी कुछ शर्तों के साथ नागरिक बन सकता था। ये शर्तें इस बात पर निर्भर करती थीं कि वो 19 जुलाई 1948 की तारीख से पहले आया था या बाद में। एक तीसरी श्रेणी भी तो थी जो थोड़ी और उलझी हुई है। वो लोग जो पहले भारत से पाकिस्तान चले गए लेकिन फिर वापस लौट आए। जी, ये उन लोगों के लिए था जिनका मन बदल गया था। अनुच्छेद 7, अगर कोई 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो गई थी। लेकिन अगर वो बाद में भारत सरकार से परमिट लेकर स्थायी रूप से बसने के लिए वापस लौट आया तो उसे भी नागरिकता मिल सकती थी। और चौथी श्रेणी? चौथी श्रेणी उन भारतीय मूल के लोगों के लिए थी जो भारत से बाहर किसी और देश में रह रहे थे। अनुच्छेद 8, उन्हें ये सुविधा दी गई कि वे उस देश में भारतीय दूतावास में जाकर अपना पंजीकरण करवा सकते थे और भारत के नागरिक बन सकते थे। ये दुनिया भर में फैले भारतवंशियों को भारत से जोड़ने की एक कोशिश थी। तो ये तो हो गई संविधान लागू होने के समय की बात। लेकिन उसके बाद जो पीढ़ियां आईं या जो लोग बाद में भारत आना चाहें, उनकी नागरिकता का क्या? इसके लिए ही संसद ने कानून बनाया होगा, है ना? एकदम सही। इसी के लिए संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम यानी सिटीजनशिप एक्ट 1955 पास किया। यही वो कानून है जो आज तक नागरिकता हासिल करने और समाप्त होने के नियम तय करता है। इस कानून के तहत नागरिकता पाने के 5 तरीके हैं। चलिए इन तरीकों को समझते हैं। सबसे पहला और आसान तरीका लगता है जन्म से। हाँ, जन्म से नागरिकता। लेकिन इसके नियम वक्त के साथ काफी बदले हैं, जो दिखाता है कि देश की जरूरतें कैसे बदलती हैं। शुरुआत में यानी 1 जुलाई 1987 तक भारत में जस सोली यानी मिट्टी का अधिकार का सिद्धांत बहुत मजबूत था। इसका मतलब था कि भारत की धरती पर जन्म लेने वाला कोई भी बच्चा भारतीय नागरिक बन जाता था, चाहे उसके माता पिता किसी भी देश के हों। लेकिन 1987 के बाद इसे बदल दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? 80 के दशक में खासकर असम आंदोलन जैसी घटनाओं के बाद अवैध प्रवासन को लेकर चिंताएं बढ़ने लगी थी। तब यह महसूस किया गया कि सिर्फ जन्म के आधार पर नागरिकता देना ठीक नहीं है। इसलिए 1987 में नियम बदला गया और शर्त लगा दी गई कि भारत में जन्मे बच्चे को नागरिकता तभी मिलेगी जब उसके जन्म के समय माता पिता में से कम कोई एक भारतीय नागरिक हो। और सुनने में आया है कि 2004 के बाद ये नियम और भी सख्त हो गया। हाँ, 2003 के संशोधन के बाद, जो 2004 से लागू हुआ, इसे और सख्त किया गया। अब नियम ये है कि भारत में जन्मे बच्चे को नागरिकता तभी मिलेगी जब उसके दोनों माता पिता भारतीय हों।
या फिर एक भारतीय हो और दूसरा अवैध प्रवासी न हो। ये बदलाव दिखाता है कि कैसे नागरिकता कानून देश के राजनीतिक और सामाजिक माहौल के साथ बदलते रहते हैं। ये तो काफी बड़ा बदलाव है। अच्छा, दूसरा तरीका है वंश के आधार पर। ये उन लोगों के लिए होगा जो भारत से बाहर पैदा हुए हैं। जी, अगर किसी का जन्म भारत से बाहर हुआ है, लेकिन जन्म के समय उसके माता-पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है, तो वो वंश के आधार पर नागरिकता का दावा कर सकता है। पहले यह हक सिर्फ पिता के भारतीय होने पर मिलता था, लेकिन 1992 के बाद इसे बदलकर माता या पिता किसी के भी भारतीय होने पर लागू कर दिया गया है। बस एक शर्त है कि ऐसे जन्म का 1 साल के अंदर भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराना होता है। ठीक है। तीसरा तरीका है पंजीकरण द्वारा। ये किसके लिए है? पंजीकरण का रास्ता मुख्य रूप से भारतीय मूल के लोगों के लिए है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसके दादा दादी भारतीय थे, लेकिन वो किसी और देश का नागरिक है। अगर वो भारत में 7 साल रह लेता है तो वो पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। इसी तरह अगर कोई विदेशी किसी भारतीय से शादी कर ले और 7 साल भारत में रह ले तो वो भी आवेदन कर सकता है। और चौथा तरीका है देशीयकरण या नेचुरलाइजेशन। ये तो किसी भी विदेशी के लिए होगा जिसका भारत से कोई पुराना नाता ना हो। हाँ, ये किसी भी ऐसे विदेशी के लिए है जो कुछ कड़ी शर्तें पूरी करने को तैयार हो। जैसे उसे अपने देश की नागरिकता छोड़नी होगी, उसे संविधान में बताई गई 22 भाषाओं में से कोई एक अच्छी तरह आनी चाहिए, और सबसे बड़ी शर्त, उसे आवेदन करने से ठीक पहले लगातार 12 महीने भारत में रहना होगा और इन 12 महीनों से पहले के 14 सालों में से कुल मिलाकर 11 साल भारत में बिताने होंगे। 11 साल, ये तो बहुत बड़ी प्रतिबद्धता है। साफ है कि ये रास्ता हर किसी के लिए नहीं है। और आखिरी, पांचवा तरीका क्या है? पांचवां तरीका है किसी नए इलाके का भारत में शामिल हो जाना। अगर भारत किसी नए भूभाग को अपने में शामिल करता है तो वहां रहने वाले लोगों को भारत सरकार भारतीय नागरिक घोषित कर सकती है। जैसे जब पुडुचेरी भारत का हिस्सा बना तो वहां के लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। तो नागरिकता पाने के तो कई रास्ते हैं, चाहे जन्म से हो, वंश से हो या लंबे समय तक यहाँ रहने से। लेकिन क्या ये एक तरफा रास्ता है? यानी एक बार नागरिकता मिल गई तो हमेशा के लिए, या इसे किसी वजह से छीना भी जा सकता है? नहीं, ये एक तरफा रास्ता नहीं है। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता खत्म होने के भी 3 तरीके बताए गए हैं। पहला तो शायद स्वैच्छिक त्याग होगा, यानी कोई अपनी मर्जी से छोड़ दे। बिल्कुल, कोई भी वयस्क भारतीय नागरिक जो दिमागी रूप से स्वस्थ हो अपनी मर्जी से घोषणा करके भारतीय नागरिकता छोड़ सकता है। लेकिन इसमें एक पेच है। अगर उस समय भारत किसी युद्ध में उलझा हो तो सरकार इस प्रक्रिया पर रोक लगा सकती है। दिलचस्प है। और दूसरा तरीका है बर्खास्तगी। इसका क्या मतलब है? बर्खास्तगी एक स्वयंचलित प्रक्रिया है। इसका सीधा संबंध भारत के एकल नागरिकता के सिद्धांत से है। अगर कोई भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से किसी और देश की नागरिकता ले लेता है तो उसी पल उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाती है। सरकार को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी भारत आपको 2 नावों पर पैर रखने की इजाजत नहीं देता। अगर आपने किसी और देश की नागरिकता अपनाई तो भारत की नागरिकता गई। और तीसरा तरीका, जो सुनने में सबसे गंभीर लगता है, सरकार द्वारा वंचित करना, ये कब होता है? ये सबसे गंभीर तरीका है और सरकार इसका इस्तेमाल सिर्फ खास और संगीन मामलों में ही करती है। जैसे अगर किसी ने धोखाधड़ी करके या झूठी जानकारी देकर नागरिकता हासिल की हो, या फिर अगर कोई नागरिक देश के संविधान का अपमान करे या युद्ध के समय दुश्मन देश से गैर कानूनी तरीके से संपर्क रखे। इन मामलों में सरकार उसकी नागरिकता छीन सकती है। तो ये साफ है कि ये कोई मनमाना अधिकार नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ा एक गंभीर कदम है। अब एक ऐसे विषय पर आते हैं जिस पर अक्सर लोगों को भ्रम होता है, OCI कार्ड, यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। कई लोग इसे भारत की दोहरी नागरिकता समझ लेते हैं। क्या ये सच है? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है और इसे साफ करना बहुत जरूरी है। भारत का संविधान और कानून दोहरी नागरिकता की इजाजत बिल्कुल नहीं देते। OCI असल में नागरिकता है ही नहीं। ये भारतीय मूल के उन लोगों को दिया जाने वाला एक खास दर्जा है जो अब किसी और देश के नागरिक बन चुके हैं। आप इसे एक तरह का आजीवन वीजा कह सकते हैं, जिसमें कुछ अतिरिक्त सुविधाएं जुड़ी हैं। तो क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं इस OCI कार्ड से? इसके कई फायदे हैं। OCI कार्ड धारकों को भारत आने के लिए बार-बार वीजा लेने की जरूरत नहीं होती। उन्हें आजीवन वीजा मिलता है। वो भारत में कितनी भी लंबी अवधि तक रुक सकते हैं। उन्हें पुलिस या FRRO में रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसा कि दूसरे विदेशियों को करना पड़ता है।
और पैसे, रुपए या प्रॉपर्टी के मामलों में? आर्थिक, वित्तीय और शैक्षिक मामलों में उन्हें काफी हद तक वही अधिकार मिलते हैं जो एनआरआई यानी अनिवासी भारतीयों को मिलते हैं। वो भारत में घर या दफ्तर के लिए प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, लेकिन खेती की जमीन नहीं खरीद सकते। लेकिन जैसा आपने कहा, ये पूरी नागरिकता नहीं है। तो वो कौन सी बड़ी लक्ष्मण रेखा है जो एक ओसीआई कार्ड धारक और एक भारतीय नागरिक के बीच खींची हुई है? सबसे बड़ी लक्ष्मण रेखा है राजनीतिक अधिकारों की। ओसीआई कार्ड धारक भारत में वोट नहीं डाल सकते हैं। वो लोकसभा, राज्यसभा या किसी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या जज जैसे किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं बैठ सकते। और सरकारी नौकरियों का क्या? उन्हें सरकारी नौकरी पाने का भी अधिकार नहीं होता। तो ओसीआई असल में भारत सरकार का एक तरीका है दुनिया भर में फैले अपने मूल के लोगों से, यानी डायस्पोरा से, एक मजबूत रिश्ता बनाए रखने का, उन्हें भारत आने जाने और यहाँ निवेश करने की सुविधा देने का, बिना उन्हें वो राजनीतिक अधिकार दिए जो सिर्फ और सिर्फ देश के नागरिकों के लिए आरक्षित हैं। तो आज के इस पूरी चर्चा का सार क्या है? हमने देखा कि भारत में नागरिकता एक बहुत ही व्यवस्थित कानूनी ढांचा है। इसकी कहानी संविधान से शुरू होती है और फिर 1955 के कानून और उसमें हुए बदलावों के साथ आज तक विकसित हो रही है। ये साफ तौर पर बताता है कि कौन भारतीय है और इस पहचान के साथ कौन से हक जुड़े हैं। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये पूरा ढांचा एक साथ दो मकसदों को पूरा करने की कोशिश करता है। एक तरफ एकल नागरिकता के जरिए ये एक मजबूत राष्ट्रीय पहचान बनाने पर जोर देता है जो क्षेत्रीय पहचानों से ऊपर हो, और दूसरी तरफ ओसीआई जैसी योजनाओं के जरिए ये दुनिया भर में फैले भारतवंशियों से भी एक गहरा और स्थायी रिश्ता बनाए रखना चाहता है। इन स्रोतों ने हमें नागरिकता के कानूनी और तकनीकी पहलुओं से तो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ करा दिया, लेकिन ये मुझे एक सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। इन कानूनों, अधिकारों और कर्तव्यों से परे आज के 21वीं सदी के भारत में एक अच्छा नागरिक होने का सामाजिक और सांस्कृतिक मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ टैक्स देना और वोट डालना है, या इससे कुछ ज्यादा है? इस पर सोचा जा सकता है।